नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जनजाति किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या है और विभिन्न समाजशास्त्रियों ने जनजाति को किस तरह से परिभाषित किया है। हम देखें कि भारतीय समाज व संस्कृति को जनजातियां एक निराली छवि प्रदान करती हैं। भारत में बहुत सारी जनजातियां रहती हैं। जनजातियों को वन्यजीव, आदिवासी, आदिम जाति, गिरिजन, या हम कहें कि घुर्रे ने कहा था जिन्हें पिछड़े हिंदू भी कहा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वास्तव में जनजाति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और अपना उद्गम किसी आदि पूर्वज से मानता है, जिसकी एक सामान्य संस्कृति है और जो आज भी आधुनिक सभ्यता के प्रभावों से सापेक्षिक रूप से वंचित है। आज हम देखेंगे जनजाति की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है भाषा। भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को दूसरों को तक पहुंचाते हैं। तो प्रत्येक जनजाति की अपनी एक भाषा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। इससे उनकी पारस्परिक एकता एवं संगठन का विकास होता जाता है। यानी भाषा, जैसे हम कहें कि भील है, खासो है, गारो है, ये अनेक जनजातियां हैं, लेकिन इनकी सबकी अपनी एक कॉमन लैंग्वेज है, एक सामान्य भाषा है जो एक जनजाति विशेष के लोग हैं जो एक ही भाषा बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं कॉमन कल्चर की, सामान्य संस्कृति की, कि एक जनजाति की अपनी एक सामान्य संस्कृति होती है। उनके अनुसार ही वो उनके रीति रिवाज होते हैं, लोकाचार होते हैं, प्रथा होती है, कानून होते हैं और उनका खान पान होता है, उनके विश्वास होते हैं। इन सब में एक जनजाति की अपनी एक सामान्य विशेषताएं होती हैं और सभी इनका समान रूप से पालन करते हैं, जिससे उनके जीवन के तरीके, उनके व्यवहार, उनका सोचने का तरीका, उनका दृष्टिकोण, इनमें एक रूपता होती है और ये एक रूपता उन लोगों के जीवन को नियंत्रित और संचालित करती है। तो सामान्य भाषा है जनजाति की, एक कॉमन लैंग्वेज है, साथ ही सामान्य संस्कृति है जिसके अनुसार वो अपने जीवन को जीते हैं। यानी जीने की कला को हम संस्कृति कहते हैं। नेक्स्ट आता है सामान्य भूभाग। एक जनजाति की एक प्रमुख विशेषता होती है कि वो निश्चित भूभाग में रहती है। यानी हर एक जनजाति की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे हम कहें कि उत्तर पूर्वी भारत में है आका, गारो, डफला, ये जनजाति क्षेत्र है। अगर हम देखें हिमालय का क्षेत्र देखें तो गुजर है, जाट है, लाहुला है, ये जनजाति वहाँ के लोग वहाँ रहती है। अगर हम पश्चिम भारत की बात करें तो भील है, डामोर है, मीणा है, सहरिया है, गरासिया है। अगर हम मध्य पूर्व की भारत की बात करें तो संथाल है, भील है, चेंचू है, जटापू है, खोड़ा है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो अंडमानी है, गादार है, टोडा है, कोटा है।
ये सब जो लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, उनका एक अपना एक निश्चित भूभाग होता है, और भूभाग के निश्चित भूभाग के होने से उनमें सामुदायिक भावना विकसित होती है। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये विशेषता इतनी ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि कुछ जनजातियां जो हैं वो घुमंतु समाज की भी होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो सामान्य भूभाग होता है। अगर हम किसी भी जनजाति विशेष की बात करें तो सबका अपना अपना एक सामान्य भूभाग है, और वो उसी निश्चित भूभाग में रहती है। फिर है एक नाम, यानी प्रत्येक जनजाति का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, और वो ही नाम उस जनजाति की पहचान होती है। जैसे आका है, गारो है, भील है, घोड़ा है, ये जनजातियों के नाम हैं, और इन्हीं नामों के आधार पर उस विशेष जनजाति की अपनी एक विशेष विशेषताएं होती हैं। उन्हीं के आधार पर वो उन्हें स्पष्ट किया जाता है। फिर है अंतर्विवाह। अंतर्विवाह यानी जनजाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जनजाति के सदस्य जनरली अपनी ही जनजाति में विवाह संबंध स्थापित करते हैं। किसी किसी जनजाति में कभी अपवाद स्वरूप हम देखते हैं कि वो दूसरे जनजाति में विवाह हो जाता है, लेकिन जहाँ तक संभव हो जनजाति के सदस्य अपनी ही जनजाति के लोगों में विवाह संबंध स्थापित करते हैं, ताकि उनकी संस्कृति बची रहे और उनके जो रीति रिवाज, उनका जो रहन सहन है, जो उनका अपनी विशेषताएं हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती चली जाए। नेक्स्ट है सामान्य निषेध। सामान्य निषेध, जो मजुमदार ने ये विशेषताएं बताई हैं कि सामान्य निषेध में माना जाता है कि जो जनजाति होती है उनमें एक विशेषता है ये सामान्य निषेध की, कि एक जनजाति के सदस्य विवाह, व्यवसाय, खान पान, उद्योग आदि के विषय में सामान्य निषेधों का पालन करते हैं। यानी कुछ उनके अपने निषेध होते हैं जिन्हें वो सामान्य रूप से पालन करते हैं, जो उनकी परंपराओं से चले आ रहे हैं, कि उन्हें कब किस समय क्या कार्य करना है, उन्हें कब खाना है, कब उन्हें अपने व्यवसाय के समय क्या क्या चीज़ें करनी हैं, जिनसे जो उनके कार्य है वो सही तरह से चल सके, और इसके फलस्वरूप उनकी जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ रूप से विकसित हो सके। फिर है राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहेंगे कि प्रत्येक जनजाति का एक निश्चित राजनीतिक संगठन होता है, और जो उसका मुखिया होता है वो उस समाज का कोई बुजुर्ग होता है, और सभी उस मुखिया का आज्ञा का पालन करना अपना कर्तव्य समझते हैं, और अगर किसी ने आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसमें दंड की व्यवस्था भी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे विस्तृत आर्थिक आत्मनिर्भरता देखेंगे विस्तृत आकार से। पहले आर्थिक आत्मनिर्भरता की जनजातियां जो हैं वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं, क्योंकि उनका जो मूल, उनके जो यानी जीवन का आधार है, जो जीवन जिससे चलता है, वो खान पान का आधार है, वह फल फूल हैं, जंगली जानवरों का शिकार है, तथा पशुओं से प्राप्त दूध है और कृषि है। इससे जनजाति के लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं,
फल फूल इकट्ठा करके, शिकार करके, पशुपालन करके, कृषि आदि के साधनों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और जनजाति के सदस्य एक दूसरे के साथ परंपरागत आधार पर लेन देन और पारस्परिक दायित्वों के बंधनों में भी बंधे होते हैं, और ये कभी कभी अपने पड़ोसियों के द्वारा विनिमय करके आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर लेते हैं। इस तरह यह आत्मनिर्भर होती है। लास्ट हम देखते हैं बिग साइज या विस्तृत आकार की जनजातियों की एक विशेषता यह भी होती है कि जनजातियों के कई परिवार, गोत्र या भातृदल या मोइटी आदि से युक्त होती है। इनमें वंश समूह होता है, इसलिए इनका आकार संगठित होता है। नातेदारी के आधार पर ही इनका सामाजिक संगठन अति विस्तृत होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जनजाति की ये विशेषताएं हैं। ये भारत की सबसे पुराने निवासी हैं। इनके जो विशिष्ट क्षेत्र है उनसे इनकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। ये जंगलों और पहाड़ों में अपना जीवन बिताते हैं। ये अपनी 5-6 पीढ़ियों के से पहले का इतिहास पौराणिक गाथाओं के रूप में याद रखते हैं। अपनी सांस्कृतिक जो इनकी अनुपुता है, यानी भाषा, संस्थाएं, विश्वास और प्रथाएं, इनके आधार पे ये अपने आप को एक अलग रूप से दिखाते हैं। यानी हम उनको देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक जनजाति दूसरी जनजाति से अलग है। इस तरह से हम देखते हैं कि सामान्य रूप से जनजातियों की ये विशेषताएं हैं। धन्यवाद।